नमस्ते बेटा। सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब ठीक होगे। ठीक है। मैं बबीता डागर ग्रो एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक है। हिंदी आपकी पता है आप लोगों को कितने नंबर की? 40 नंबर की आनी है। ठीक है। तो बेटा हर एक सब्जेक्ट आपका 5 सब्जेक्ट रहेंगे। पांचों सब्जेक्ट आपके क्या हैं? 40-40 नंबर के आने। हमारे ग्रो एकेडमी पे हर एक टीचर को एक मोती की तरह ढूंढ के लेकर आए कि सिलेक्शन, हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो। आशा करती हूँ बेटा सब हिंदी पहले से ही पढ़ते होंगे। ठीक है, 10th क्लास तक आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी। आज हम क्या करेंगे, पहले तो हम हिंदी के बारे में जानेंगे कि हिंदी में क्या कुछ आना है ना। हम जब भी सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में हमें क्या मिलता है? ज़्यादातर यही मिलता है ना कि पूरी व्याकरण आनी है। व्याकरण में भी देखो हमारे काफी चैप्टर हैं। ये तो है नहीं कि 22 चैप्टर होते हैं व्याकरण के, वो पूरे के पूरे आपके व्याकरण में आएंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को हिंदी करवाऊंगी और जितना करवाऊंगी बेटा उससे बाहर नहीं जाएगा आपका। हिंदी जितना करवाऊंगी उससे बाहर नहीं जाएगा आपका। काफी साल हो गए मुझे हिंदी पढ़ाते हुए, काफी पेपर मैंने बच्चों के निकलवाए हैं। सर ने भी जब मेरे से बात की तो बच्चों से यही सुना था कि पढ़ना है तो इस मैम से पढ़ो, जितना करवा दिया उससे बाहर कहीं नहीं जाता। जितनी मैं क्लासेज, एक क्लासेज मान लो मैं एक क्लास आपको दे रही हूँ जिस भी सब्जेक्ट की, जो मैंने करवा दिया ना बेटा उससे बाहर कभी भी नहीं आया। सारे क्वेश्चन उसी क्लास में याद करवाती हूँ मैं, उसी वक्त याद करवाती हूँ। बाद में आपको हिंदी देखने की जरूरत भी नहीं है। जितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारे हम क्या है क्लास में ही मैं आप लोगों को याद करवा देती हूँ। आपके पेपर को आपके देखना डीएसएसबी की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें जेल वार्ड का है, मेट्रेन का है और एएस का है। सब में क्या है 40 नंबर की आपकी हिंदी आनी है। सबकी तैयारी में आप लोगों को एक एक नंबर में आप लोगों को ऐसे दूंगी कि आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ कि मैम ने करवाया और जितना करवाया उससे कहीं बाहर नहीं गया। जितने आप लोगों को उदाहरण दूंगी ना वो भी आप लोगों को क्या है इसमें देखने को मिलेंगे पेपर में। और हम व्याकरण जितनी भी है बेटा हम सारे चैप्टर करेंगे, एक भी चैप्टर हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जैसे भी आप लोगों का ये हो जाएगा कि हाँ अभी तो पेपर होने वाला ही है, उससे पहले मैं ये सोचो कि 40 के 40 नंबर आप लोगों को पहले ही दे दूंगी। 40 नंबर, ये सोचो कि आपका पेपर पहले ही तैयार हो जाएगा। यहाँ पर सारे पेपर जितने 40 नंबर आने हैं 40 के 40 में आप ये देखोगे हाँ ये हमने किए हुए हैं। उदाहरण भी वही मिलेंगे, ऑप्शन भी आप लोगों को लगभग वही मिलेंगे। हिंदी में क्या है कि 10 नंबर का गद्यांश आप लोगों का क्या होगा, 10 नंबर का गद्यांश आएगा। ठीक है। उस गद्यांश में आप 10 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। कई बच्चों को क्या मैम हमें है ना गद्यांश सोल्व नहीं करना था, या फिर हमारा टाइम निकल गया था पढ़ने में ही, हमें टाइम नहीं मिला। नहीं, एक हिंदी ऐसा करवाऊंगी बेटा 5 मिनट में आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, या 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा। अगर मेरी सारी क्लासेस आपने शिद्दत से देखी हैं या सॉरी देखोगे, मेरे साथ जैसा मैं करवा रही हूँ वैसा आप पढ़ोगे तो बेटा मैं गारंटी दे रही हूँ आप लोगों को ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी जल्दी हिंदी को कर पाओगे। और हिंदी करने से क्या होगा बेटा, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। बच्चे क्या करते हैं कि मैम मैथ है ना बहुत ज्यादा टफ था, मेरा सारा टाइम तो ना मैथ करने में ही निकल गया। हिंदी आपका टाइम बचाएगा। जितना टाइम आप सोच के चलोगे ना कि हाँ हिंदी के क्वेश्चन हम इतने टाइम में कर देंगे, वो बहुत कम टाइम बचाएगा आपका। हिंदी हिंदी एक ऐसा है जो कम टाइम में आप हिंदी कर लोगे और मैथ और रीजनिंग को आप वो टाइम फिर दे पाओगे। ठीक है। हिंदी, और वो टाइम बचाओगे कैसे हिंदी का? वो टाइम तब बचाओगे बेटा जब मेरे साथ सारी क्लासेस आप करोगे। हिंदी की जितनी क्लासेस करवाऊंगी, जो याद करवाऊंगी क्लास में ही याद करवाऊंगी। नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, पहले आप क्लास देखो। और मेरा मानना यही है बेटा
आप क्लास तो देख रहे हो, एक बार तो क्लास देखो अच्छे से, उसको समझो। उसके बाद क्या करोगे आप, क्लास देखने के बाद दोबारा उस क्लास को चलाओ और एक अपनी अच्छी सी नोटबुक बनाओ और उसमें खुद के नोट्स बनाओ। पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये नहीं है कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। लेकिन खुद से आप अपने नोट्स तैयार करोगे ना बेटा, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। आप पेपर देने जाओगे ना, तब भी आपका ना, जब आप हिंदी करोगे और जो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी, फिर आप ना अपनी नोटबुक में वहां बैठे बैठे भी आपको ये याद आएगा कि हाँ, नोटबुक में उस साइड पे ये क्वेश्चन था, हाँ मैम ने ऐसा ये करवाया था, हाँ मैम ने ऐसा ये समझाया था। ये सारी चीजें आप देखना क्लास में याद आएंगी। हिंदी 40 नंबर में आप लोगों को मैं एक भी नंबर नहीं कटने दूंगी आप लोगों का, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस होगा तभी बेटा जब आप लोग तैयार होगे, है ना। जब बच्चा ही तैयार नहीं होगा तो टीचर कैसे करवाएगा, है ना। जब बच्चा ही तैयार नहीं होगा तो टीचर कैसे करवाएगा, तो टीचर भी तो तभी करवा पाएगा जब बच्चा तैयार होगा। आप लोग तैयार हो तो आप लोगों से ज्यादा तैयार मैं हूँ, काफी साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ये भी पता रहता है पेपर में कैसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे। हमारे चैप्टर तो चलते रहेंगे, उसके साथ जो 10 नंबर का गद्यांश आता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है, कैसे आपको गद्यांश का टाइम बचाना है, किस प्रकार से आपको गद्यांश पढ़ना है। ये सारी चीजें आप लोगों की होंगी, ठीक है। फिर क्या बेटा, देखो एक सेकंड बेटा, चलो, गद्यांश भी होगा आपका और हिंदी भी आपकी बड़े अच्छे से तैयार होगी। एक बार आप क्लास देख लो, आप क्लास देख के खुद ये बोल दो कि हाँ मैम, हमें आपने जितनी क्लासेस दी ना, वो जो आपने क्लास करवाई वो सारे क्वेश्चन हमें याद है। साथ साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी, किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती। क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है, आता सब कुछ है हमें, किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है, ये सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पे होंगी, ठीक है। आपका जैसे ही मान लो एक चैप्टर मैंने करवा दिया, एक चैप्टर मैंने करवा दिया, उस चैप्टर के बाद उससे ही संबंधित क्वेश्चन होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। अब आप 10th क्लास तक हिंदी पढ़ते हो, उसके बाद सोचते हो जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हो तो सोचते हो अब हिंदी कहाँ से पढ़े, है ना। तो देखो बेटा, हिंदी मैं करवाऊंगी, 40 नंबर आप लोगों के कहीं नहीं जाने हैं, ठीक है। देखिए एक बार है ना, इसका सिलेबस देख लेते हैं, हम हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, पेन ले लेती हूँ, पेन कहाँ रख गए सर। एक सेकंड रुकना बेटा, पेन पूछ लेते। एक सेकंड, चलो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को, लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब रहेगी आपकी क्या, अब हम सिलेबस से संबंधित बात करते हैं, क्या क्या आएगा हमारे हिंदी में, ठीक है। इसमें आपका देख लो सिलेबस में डीएसएसबी का है, आपका डीएसएसबी का जेल वर्ड का है, और आपका ये मेट्रेन का है, और एएस का है। सबके क्या है, सेम ही है। अदरवाइज आप अगर
और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आ रही है, उसका सिलेबस भी लगभग यही रहता है। ठीक है, इसमें हम मेन टॉपिक करते हैं। पहले तो जितना आता है, पहले तो हम करेंगे सारे ही टॉपिक, उसके बाद जितना आता है, जहां से क्वेश्चन उठते हैं, हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिलेबस की बात करते हैं हम। सिलेबस में हमारे क्या देते हैं? व्याकरण। बस ये लिख देते हैं कि हाँ व्याकरण आनी है। टॉपिक डिफाइन नहीं कर रखे किसी ने भी कि हाँ आना क्या है। व्याकरण तो आनी है, सिर्फ साहित्य तो इसमें पूछा नहीं जाता, सिर्फ इसमें क्या है? व्याकरण पूछी जाती है। तो व्याकरण पूछी जाती है, तो व्याकरण में अब क्या आ रहा है ये हमें खुद देखना है। ठीक है, तो काफी सालों से पढ़ा रही हूँ बेटा, क्या कुछ आता है, कहाँ से कुछ आता है, सब हमें पता है। ठीक है, आप थोड़ा सा आप हमारी क्लास लेके देखिए, एक बार समझिए इस चीज को, देखिए क्या है। सबसे ज्यादा आपकी जो आने वाली चीजें हैं वो देखिए। एक तो आपका क्या है, व्याकरण में क्या है? वर्ण पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? वर्ण पूछ लिया जाता है। वर्ण, पहला चैप्टर आप वर्ण विचार लगा लीजिए। ये वर्ण विचार आपका कैसे पूछ लेंगे? जैसे आप लोगों को 10 नंबर का गद्यांश दे रहे हैं ना, उस गद्यांश में से ऐसा कुछ निकाल लेंगे जिसमें से आपको मान लो संयुक्त व्यंजन पूछ लिया, इसमें से कोई स्वर पूछ लिया इसमें से, या इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, ऐसे करके पूछ लिया। वो जो आपका गद्यांश रहेगा उसी में से एक शब्द निकाल लेंगे, एक वर्ण निकाल लेंगे, उसी से संबंधित क्या है, वर्ण से विचार से संबंधित आपका कुछ पूछ लेंगे। हमारा सबसे बेस जो तैयार होता है वो हमारा वर्ण से होता है। अगर हमें वर्ण ही समझ में नहीं आया ना बेटा, तो ये सोचो कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारी नींव जो है ना वो वर्ण ही है। ठीक है, वर्ण हो गया हमारा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, संज्ञा हो गया। संज्ञा हो गया। संज्ञा में आपको क्या करेंगे, या तो कोई गद्यांश में से ही कोई वाक्य दे देंगे, उसमें से व्याकरण का कुछ पूछ लेंगे, या फिर अलग से आपकी जो 30 नंबर की अलग से रह गई उसमें से संज्ञा का कुछ पूछ लेंगे। कोई भी आपको वाक्य दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें कौन सा संज्ञा है। ठीक है, या फिर आपको कोई लाइन दे देंगे और उसमें कोई अंडरलाइन करके कहते निम्न में से लिखित या रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, ऐसे करके पूछ लेंगे। तीसरा आपका क्या रहेगा, सर्वनाम। ठीक है, ये भी ऐसे ही क्या पूछ लेंगे कोई क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या रहेगा, वर्ण हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण पूछ लेंगे। ठीक है, कोई वाक्य आप लोगों को दे दिया, ठीक है, तो उसमें से पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो जैसे वर्ण में पूछ लिया, कोई भी गद्यांश में से उठा के वर्ण का एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, संज्ञा के एक या दो क्वेश्चन हो गए ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम में से ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। विशेषण हो गया। अब देखो विशेषण किसे कहेंगे हम, हमने बोल दिया कि हाँ राम क्या है, अच्छा बच्चा है, तो किसी की विशेषता बताएंगे, वही तो विशेषण हो गया। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, विशेषण पूछ लेंगे। फिर देखो क्या करेंगे, क्रिया। क्रिया पूछ लेंगे, क्रिया क्या है, लिखना, जो भी हम उठना बैठना लिखना बोलना, सो जो भी हम काम कर रहे हैं सब वो क्या है, क्रियाएं हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, कारक पूछ लेंगे। कारक, जैसे आपके कारक हैं, कर्ता प्रथमाने, क्रम द्वितीया को, कर्ण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए, आपादान पंचमी से अलग होना, संबंध षष्ठी का के की, अधिकरण सप्तमी में पर। तो आपको क्या देखना है, कई बार क्या होता है, इस कारक जो करवाते हैं हम, कारक इनके भी बहुत से नियम होते हैं, और हम क्या करते हैं, सिर्फ चिन्ह याद करके चले जाते हैं कि कर्ता ने कर्म को, कर्ण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए, आपादान पंचमी से अलग होना, संबंध षष्ठी का के की, अधिकरण सप्तमी में पर। हम ये सारी चीजें सिर्फ उनके चिन्ह याद कर लेते हैं, और जब पेपर में आता है तो वो चिन्ह तो वही रहता है लेकिन वो कारक वो नहीं रहता। वो भी हम रीजन के साथ बताएंगे कि क्यों नहीं रहता। ये सारी चीजें बेटा मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका अगला चैप्टर, देखो
आपका एक अलंकार भी पूछ लेते हैं, ठीक है। गद्यांश देंगे आपका, गद्यांश में से कोई भी एक लाइन उठा लेंगे और उसमें अलंकार भी पूछ लेंगे। ज्यादा ही टफ बनाएंगे तो अलंकार पूछ लेंगे, अदरवाइज कम ही पूछा जाता है अलंकार तो आपके पेपर में, ठीक है। लेकिन कहने का भाव यही है बेटा, करेंगे हम सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ नहीं। चैप्टर हमारे सारे होंगे, जैसे जैसे हमारे चैप्टर हो रहे हैं उनके साथ हमारे वैसे वैसे क्या करेंगे हम, उनके आंसर जो होंगे क्वेश्चन में, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 15-20 जितने भी क्वेश्चन हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, सारे जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उससे अगले दिन उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और जब हमारा पूरा सिलेबस, जितना भी सिलेबस है हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, उसके बाद हम सब क्वेश्चनों में से आपके क्या होगा, क्वेश्चन जितने भी चैप्टर हैं सब में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और उसी प्रकार से आपका जैसे आपके पेपर में आता है उसी प्रकार से आपका टेस्ट लिया जाएगा, यानी टेस्ट के थ्रू होगा, ठीक है। अब देखिए क्या आपका 8वें में देखिए क्या सबसे जरूरी जो आता है आपका विलोम शब्द। विलोम में क्या करते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आराम से पूछ लेते हैं। विलोम शब्द में क्या करते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आराम से पूछ लेते हैं। विलोम यानी देखो, विलोम का अर्थ क्या हुआ, एक दूसरे का क्या है, विपरीत, अलग होना, यानी बहुत ज्यादा गैप। जैसे कि धरती है, आसमान है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, दूर दूर हैं, यानी अलग अलग हैं, तो निविलोम एक दूसरे का विपरीत। फिर देखो आपका क्या है, पर्यायवाची। पर्यायवाची इसको अनेक शब्द भी बोल सकते हैं हम, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होना, या एक ही शब्द जैसे यानी उनके शब्द अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग नजर आ रहे हैं और अर्थ क्या है, एक ही निकल रहा है, ठीक है। फिर आपका इसमें से 4 क्वेश्चन आराम से आते हैं पर्यायवाची के, 3 या 4 क्वेश्चन आराम से आते हैं पर्यायवाची के। उसके बाद देखिए 10वां चैप्टर देखिए क्या है आपका, पर्यायवाची हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 2 या 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए 11वां चैप्टर आपका तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, 4 क्वेश्चन तत्सम तद्भव के। जो आपका गद्यांश आएगा उसमें से भी तत्सम तद्भव पूछा जाएगा, गद्यांश के अलावा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें भी तत्सम तद्भव पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में देखिए, अनेक शब्द यानी शब्द अनेक हैं, उसका अर्थ एक है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ गया, तत्सम तद्भव हो गया। एक पूछा जाता है आपका 12वां, देखना एक बार, देशज और विदेशज, देशज और विदेशज, चार क्वेश्चन। एक आता है आपका शब्द युगम, शब्द युगम, ठीक है। शब्द युगम का मतलब क्या है, युगम का मतलब होता है जोड़ा, युगम का अर्थ क्या होता है बेटा, जोड़ा। तो शब्द एक जैसे नजर आएंगे आपको, मात्राओं का हेरफेर होगा, कहीं छोटी मात्रा आ गई किसी में होगी बड़ी की मात्रा, ठीक है। यानी शब्द आपको एक जैसे नजर आएंगे, मात्राएं अलग अलग होंगी और उन दोनों शब्दों के अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसे बोला जाता है शब्द युगम। फिर आपका देखो मुहावरे, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, ये आता है आपका, ये आपका लगभग सिलेबस रहेगा, इतना ही रहेगा। आप लोगों में क्या है, रस वगैरह ये ज्यादा कविता की जो चीजें होती है वो नहीं पूछी जाती, आपका तो इतना ही ज्यादा। हाँ, एक संधि होती है, संधि में भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, संधि
संधि में क्या है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सब सब बच्चों के लिए क्या है, सबसे ज्यादा टफ रहता है संधि। संधि करना, संधि विच्छेद करना और संयोग करना बच्चे को लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि अलग अलग करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेटा जितना मैं करवा दूंगी और जितने मैं उदाहरण दे दूंगी, उस उदाहरण से भी बाहर नहीं आएगा, उदाहरण भी आपको वही मिल जाएंगे संधि में। और संधि ऐसी करवा दूंगी, संधि क्या पूरी हिंदी ऐसी करवा दूंगी कि कभी भी नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है। एक आपका टॉपिक रहता है उच्चारण स्थान का। क्या है? उच्चारण स्थान का। एक रहता है आपका उच्चारण स्थान का। दो क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं इसमें से, उच्चारण स्थान के 1 या 2 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान का। तो ये है बेटा, आज हमने आपके सिलेबस की बात की हिंदी के। ठीक है, हिंदी के सिलेबस की बात की हमने, जिसमें से हमें करने होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अलंकार, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, है ना, उच्चारण स्थान, वर्ण विचार, अलंकार, संधि, ये सारी चीजें हम आपके हिंदी में करेंगे। और जितनी हिंदी करवा दूं और जो करवा दूं और जितना क्लास में करवा दूं उतना ही आएगा। बाकी आपको ज्यादा इधर उधर की चीजें याद करने की जरूरत भी नहीं है। जितने होंगे, जैसे आप लोगों को अभी सोचते कि पर्यायवाची मैम बहुत से होते हैं, कितने याद करें। जितने मैं करवाऊंगी उतने ही याद करने हैं, बाकी आप लोगों को ज्यादा नहीं याद करने। ठीक है। मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, ये ज्यादातर 4-4 क्वेश्चन खींच रहे हैं आपके। देशज विदेशज हो गए आपके, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई, ठीक है, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए। ये चैप्टर ये आप लोगों के सबसे ज्यादा आते हैं। तो जितना करवाऊंगी उससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी हम चैप्टर्स वाइज सारे करेंगे, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है ना, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो बूंद बूंद से ही घड़ा हमें भरना है। अगर हमारा सपना ये है कि हाँ हमें नौकरी लगना है, तो हमें बूंद बूंद से ही घड़ा भरना पड़ेगा। हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना, एक भी बबीता मैम की क्लास नहीं छोड़नी। जितना बबीता मैम ने करवा दिया उससे बाहर नहीं जाएगा। आप खुद देखोगे, एक क्लास मैंने करवा दी ना, आप लोग खुद ये सोच लोगे कि हाँ मैम ने जितना करवाया उससे कहीं बाहर नहीं जा रहा है। हाँ मैम जो करवा रही है हमें समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो एक क्लास के बाद ही आप लोग बता दोगे। ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आज ये देख लेते हैं कि पहला जो हमारा चैप्टर था वर्ण, वो थोड़ा सा आज हम पढ़ लेते हैं, है ना। सिलेबस की तो बात हमारी हो गई कि सिलेबस कैसे आएगा। वो चीजें तो आप लोगों के भी माइंड में रहती हैं। वो चीजें तो जब बच्चा पेपर देने की तैयारी करता है ना बेटा, वो चीजें तो वो खुद भी ढूंढ लेता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं हमारे। ठीक है। और वो सब्जेक्ट आएंगे तो उन सब्जेक्ट का हमारा क्या सिलेबस रहेगा। हम पेपर भी, ओल्ड जो पेपर होते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है। रही बात कहाँ कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे इन जो हमारा सिलेबस है उसका तरीका क्या है, कितना करें कि इतने में संतुष्टि हमें मिल जाए, तो वो सब चीज देने के लिए हम हैं बेटा। कितना आप लोग करोगे ये बताने के लिए हम हैं। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी कि कितना करना है। बस आप ये कहो कि हाँ मैम आप हमें देते जाओ, जितना आप दोगे हम वो याद करके दिखाएंगे। ठीक है, कि जितना आप दोगे वो हम याद करके दिखाएंगे। हिंदी आपको बहुत, आपके नंबर बढ़ाने में हिंदी जो है आपके लिए ये सोचो कि बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हिंदी आप मेरे से पढ़ रहे हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप हिंदी मेरे से पढ़ रहे हो। सर जो भी टीचर लाते हैं बड़े ढूंढ ढूंढ के लेके आ रही है आपके लिए, बोलते हैं हमें कि मैम हमें तो सिलेक्शन चाहिए बस बच्चों का,
कितना भी करवाओ, कितना भी टाइम लो, अच्छे से करवाओ, जो करवाओ उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जितना भी हम करवाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार क्लास लो। आज हम वर्ण विचार करते हैं एक बार, जितने आज क्लास में करेंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। साथ साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी बताती रहूंगी कि हाँ किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्लास में ही याद करवाऊंगी बेटा। ये मेरी आप एक अच्छी आदत लगा लो या कुछ भी लगा लो, मैं जितना करवाती हूँ वो क्लास में ही याद करवाती हूँ, उससे बाहर कहीं जाता भी नहीं। और बिल्कुल चैप्टर को क्या करते हैं, निचोड़ के रख देंगे। फिर पूछ लो पेपर वाला क्या पूछेगा, हम बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। आप पेपर में भी बैठ के ये सोचोगे कि हमने तो हिंदी के एक एक चैप्टर को निचोड़ के रखा है, पूछो आप क्या पूछोगे, है ना। फिर आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन पढ़ोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब आप यो को क्या है, ऑप्शन, 4 ऑप्शन आते ना, 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। फिर तो आप ये देखोगे कि जो मेरे मन में है वो आंसर कौन से में है, उसको मैं टिक करूं, ठीक है। आपको फिर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा थोड़े से टफ होते हैं, उनको भी मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी, जब आपका पेपर आएगा ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप जो आपके लिए ये लग रहा है कि हाँ ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, तो उसको मैं उस 4 ऑप्शन में से कैसे निकालूं, वो चीजें भी आप लोगों को सिखाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट, बिल्कुल रद्दी से रद्दी की किसी ने हिंदी कभी पढ़ी भी ना हो, ठीक है, वो मेरे साथ पढ़ के देखो। क्लास में याद नहीं करवा दिया तो आप बताना, ठीक है। लेकिन मेरी एक ही आदत है बेटा, मैं जितना करवाती हूँ उसको बार बार रिपीट करवाती हूँ, जितना करवाती हूँ उसको बार बार रिपीट करवाती हूँ। और जो चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे यहाँ बैठ जाती हैं और फिर यहाँ से कभी भी नहीं निकलती। यहाँ बैठ गई तो कभी भी नहीं निकलती, ठीक है। देखो साइकोलॉजी में भी ये ग्रेट्समैन ने ये बोला है कि मैं जो सुन लेता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ, जो मैं सुन लेता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ, जो मैं देख लेता हूँ वो मुझे याद रहता है, जो मैं देख लेता हूँ वो मुझे याद रहता है, लेकिन जो मैं कर लेता हूँ वो मैं कभी भी नहीं भूलता, जो मैं कर लेता हूँ वो मैं कभी भी नहीं भूलता, ठीक है। तो हिंदी ऐसे सीखेंगे कि केवल आपके पेपर के लिए नहीं, आगे आगे आने वाली आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे जो होंगे, आपके बच्चों को भी आप पढ़ाओ, इसी तरीके से पढ़ाओगे, आप तब तक भी नहीं भूलोगे हिंदी, ठीक है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है हमारा वर्ण विचार, तो वर्ण विचार थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ मैम करवाती कैसे, ठीक है। देखिए पहला टॉपिक हमने यही रखा था ना, वर्ण विचार। वर्ण करते हैं, थोड़ा सा बस थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम पूरा डिटेल से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल से करेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी हम। देखो जो भी हमारा चैप्टर होता है ना, जो भी उसके बारे में जो उसकी हेडिंग होती है, जैसे ये क्या है, वर्ण है, तो वर्ण के बारे में पहले हमें सोचना है कि वर्ण है क्या, है ना। हम छठी क्लास से, जैसे हमारी छठी क्लास से पूरी व्याकरण शुरू हो जाती है, छठ ओके। टाइमिंग कहाँ से सो रही, टाइम ये तो मुझे पता है, टाइमिंग कहाँ से इसमें दिखा रहे, हाँ ठीक है, ठीक, ओके, ठीक, ठीक है। तो देखो वर्ण, वर्ण है ना, हम ये सुनते आ रहे थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, यही सुनते आ रहे थे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो वही छोटी, जब हम छोटे बच्चे थे तब से जो चीजें सीखते आ रहे हैं वो हम थोड़ी सी भूल चुके हैं, थोड़ा सा उसका डिटेल में जाना है और अभी याद करना है, ठीक है। तो हमने सुना वर्ण, वर्ण आपने बोल दिया कि हाँ मैम जो हम स्वर व्यंजन याद करते हैं वो क्या होते हैं, वर्ण, ठीक है। अब आपने ये भी सुना है कि हाँ मैम भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या आती है, वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। तो अब देखो, अब आपके पेपर में वर्ण नहीं आया, क्या आ गया, ध्वनि आ गया,
अब आपने तो ये पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, और आपके ऑप्शन में वर्ण है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? तो बेटा वर्ण से भी जो छोटा है ना वो क्या है, ध्वनि है। वर्ण से भी जो छोटा है वो क्या है, ध्वनि है। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ठीक है। तो अब आप लोगों ने कभी ये सोचा कि ये स्वर व्यंजन निकले कहाँ से? आप ये कहोगे कि हाँ मैम सोचा हमने तो कि स्वर व्यंजन है वो ध्वनि से निकले हैं। अच्छा, ध्वनि कहाँ से निकली? अब आप ये कहोगे मैम ध्वनि आप क्या कैसी बात कर रहे हो, ध्वनि कंठ से निकली। ठीक है। तो बेटा ध्वनि कंठ से तो निकली, लेकिन जब ये हमारे स्वर व्यंजन जो सबसे पहले जब उच्चारित हुए थे, जब इनकी ध्वनि निकली थी, वो हमारे शिव भगवान के डमरू से उच्चारित हुई थी। 14 महेश्वरी सूत्र हैं हमारे शिव भगवान के। जब शिव भगवान ने डमरू का वादन किया था तो ये ध्वनि निकली थी, और उस ध्वनि में क्या ए बै कै डै ये शब्द निकले थे, ये वर्ण निकले थे। ठीक है। इन्हीं वर्णों को क्या किया गया, चिन्ह दे दिए गए। इन्हीं वर्णों को क्या किया गया, चिन्ह दे दिए गए। इन्हीं वर्णों को चिन्ह दे दिए गए, और इन्हीं चिन्हों को क्या है, कभी ध्वनि निकल गई मैं लिख लिया, पे निकल गया पेन लिख लिया। ठीक है। वह निकल गया वह लिख लिया। ठीक है। ऐसे इनको चिन्ह दे दिए गए। जब ये ध्वनि निकली तो इनको क्या है, चिन्ह दे दिए गए, और इन चिन्हों को फिर क्या किया गया, वर्णमाला में पिरोया गया। इन चिन्हों को वर्णमाला में पिरोया गया। ठीक है। इनको क्या किया गया, एक वर्णमाला में पिरोया गया। और जब इन चिन्हों को वर्णमाला में पिरोया गया तो इनको सीक्वेंस में रखा गया। क्या रखा गया, सीक्वेंस में रखा गया। हम याद करते हैं ना, ए आ ई उ ऊ, ये सारी चीजें। तो इनको वर्णमाला में पिरोया गया। अब हमें यहाँ से कैसे पर्सन आएंगे मैं बताती हूँ, और कैसे याद रखना है। सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, वर्ण। किसे कहते हैं वर्ण, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे मैंने लिखा क, और अब ये क्या है, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? हाँ जी मैम इसके टुकड़े हो सकते हैं। क्यों? जितने भी हमारे व्यंजन हैं सबके अंदर हमारा क्या है, अह। जितने भी व्यंजन हैं सबके अंदर क्या है, अह। तो हमने अब इस क के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। इस क के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब ये टुकड़ा, अब ये हलंत जो लगा हुआ है, अब ये क्या बन गया, एक वर्ण बन गया। अब हलंत लगे हुए क को हम क्या कर सकते हैं, वो टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ, वर्ण हुआ। ठीक है। तो हमें क्या बात याद रखनी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और अगर वर्ण नहीं, वर्ण से भी छोटा पूछा जाए तो क्या कहेंगे हम, ध्वनि। ध्वनि निकली स्वर व्यंजनों की, तो उन्हें हमने कैसे क्या किया, चिन्हित किया। ठीक है। चिन्हित करने के बाद हमने क्या किया, वर्णमाला में पिरोया। क्या किया, वर्णमाला में पिरोया। ठीक है। तो आप देखो क्या है, वर्णमाला में पिरोने के बाद हम देखते हैं हमारे पास आए। सबसे पहले क्या, हमने वर्णमाला बनाई तो स्वर बनाए। हमने क्या बनाए, स्वर बनाए। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि 11 स्वर हैं और 13। सब बच्चों को इनको 11 और 13 में डाउट रहता है कि मैम 11 है या 13 है। वो डिपेंड करता है, वो आश्रित होता है हमारे किस पे, ऑप्शन के ऊपर। अगर आपसे पर्सन सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि स्वर कितने हैं नॉर्मली, तो आप क्या करोगे, 11 करोगे। ठीक है। तो उससे पहले मैं 11 स्वर बताती हूँ आपको कौन कौन से हैं। अब काफी बच्चे तो ऐसे भी बैठे होंगे जो स्वरों को भूल भी चुके होंगे। ठीक है। तो स्वर बताती हूँ, जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक है, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। काउंट कर लो आप कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने स्वर हो गए हमारे, 11 स्वर हो गए। ठीक है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वर कितने हैं तो 11 ही हैं। अगर उसमें 13 का ऑप्शन होगा तो भी रहने दो, 11 ही करोगे, ठीक है। 13 कब करोगे आप देखो। अब आप एक बात ये याद रखनी है कि जो हमारा री है ना, री ये संस्कृत का है और ये ज्यों का त्यों हिंदी में लिया गया है। संस्कृत का है री, ये री हमारे तत्सम तद्भव में बहुत ज्यादा काम देगा बेटा। इसीलिए जितनी भी सारी चीजें हैं आपका बेस यहीं से तैयार कर रही हूं मैं, ठीक है। बेस आपका यहीं से तैयार हो रहा है। तो री जो है आपका, री ये आपका संस्कृत का है, जो ज्यों का त्यों क्या है आपका इसमें लिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है आगे, दो जो और है हमारे अयोगवा, अयोगवा, अयोगवा में क्या हुआ, अंग और अ, ये दो आपके अयोगवा हैं, ठीक है। दो आपके क्या है अयोगवा हैं। इन्हीं को जोड़ के 11 प्लस 2 करके 13 स्वर बने हैं आपके, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में 11 नहीं हो 13 हो तो आप स्वरों की संख्या कितनी कर दोगे, 13 कर दोगे। नहीं तो बाकी अगर 11 दे रखा है तो आप 11 को ही करोगे, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है अयोगवा है कौन कौन से हैं, अंग और अह। अयोगवा कौन से हैं, अंग और अह अयोगवा हैं। ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, अंग और अह क्या है, अयोगवा है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके साथ क्या है, जब हमारा, चलो ये इतना यूज कर देती हूँ, यहां तक आपको क्या याद रखना है हमें, 11 हमारे क्या हैं स्वर हैं। अंग और अह सहित हमारे कितने हो जाएंगे 13, अंग और अह सहित हमारे कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि मात्रा कितनी है, मात्रा। आप लोग क्या सोचते हो कि 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं तो 11 ही मात्रा होंगी, नहीं 10 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं 10। आपको पता होगा इन सब की मात्राएं हमें दिखेंगी, लेकिन जो ए है अ की मात्रा हमें नहीं दिखती, ठीक है। ए क्या होता है, लुप्त होता है, छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो ए की मात्रा नहीं दिखती हमें, बाकी सबकी मात्राएं दिखेंगी। तो मात्राएं पूछी जाए तो 10। अब फिर से सुन लो, बार बार रिपीट करूंगी, बार बार आपको सुनना पड़ेगा, बार बार आप सुनोगे तो वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है स्वर कितने हैं 11, स्वर कितने हैं 11, अयोगवा सहित कितने हैं 13, अयोगवा सहित कितने हैं 13, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, मात्राएं कितनी हैं 10, मात्राएं कितनी हैं 10। ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं है, अ ऐसा स्वर है जिसकी मात्राएं नहीं है, ठीक है। अ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, अयोगवा है किसे कहते हैं, अंग और अह को कहते हैं। अयोगा किसे कहते हैं, अंग और अह को कहते हैं, ठीक है। क्या याद किया, 11 स्वर, मूल स्वर 11, ठीक है। और अंग और अह सहित कितने हमारे 13, अंग और अह सहित कितने 13, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, मात्राएं कितनी 10। कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी लुप्त है मात्रा अ, ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये हो गया कौन सा ऐसा स्वर है जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिया गया है, री। कौन सा ऐसा स्वर है जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिया गया है, री, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, स्वर में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा बेटा, एक बार 4 संयुक्त स्वर और हैं वो और बता देती हूँ, बाकी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए क्या है, संयुक्त स्वर करते हैं। संयुक्त स्वर हमारे हैं 4, संयुक्त स्वर हमारे कितने हैं 4 हैं। कौन देखना, जो हमारा ए है वो किसके योग से बना है, अ प्लस छोटी ई, ठीक है, ए प्लस छोटी ई। उसके बाद जो हमारा ए है, ए
वो किसके योग से बना है? आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई। आई हो गया हमारा। उसके बाद ओ देखो, ओ बना है हमारा अ प्लस छोटा ऊ। फिर उसके बाद औ देखो, आ प्लस छोटा ऊ आएगा बेटा, मिस्टेक हो गई है ना, छोटा ऊ यहाँ आएगा आपका बड़ा ऊ। बस एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। चार हमारे संयुक्त स्वर, ये स्वर है बेटा, चार संयुक्त व्यंजन भी हैं, ये है चार संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ये चार संयुक्त क्या है? ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, चार संयुक्त स्वर हैं। आपको ये याद रहना चाहिए कि चार संयुक्त किसके योग से बने हैं? दो स्वरों के योग से एक स्वर बना है, ए प्लस छोटी ई, पहला ए, आई, आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई। ओ किसके योग से बना? अ प्लस छोटा ऊ, ओ प्लस ए प्लस छोटा ऊ, ओ बना। औ प्लस आ प्लस छोटा ऊ, सॉरी यहाँ पे देखो औ बनाना ना, हमें औ बनाना है आ प्लस बड़ा ऊ, चार संयुक्त स्वर। ठीक है, आपके पेपर में अगर आप इस चीज का पेपर दे रहे हो तो इसमें से इतनी तो ये नहीं पूछा जाएगा, क्या पता खोल के भी, बाकी ये जरूर पूछ लिया जाता है कि कोई भी आपको एक स्वर दे देंगे, संयुक्त स्वर कौन सा है इनमें से। ठीक है, बाकी जितनी भी जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको डिटेल से ऐसे खोल के आपको याद करना पड़ेगा। अब मैं फिर से बता देती हूँ आपको इसमें सिर्फ क्या क्या याद रखना है। देखिए हमने क्या याद किया, 11 हमारे क्या है? मूल स्वर है। अयोग व सहित हमारे कितने हैं? 13 हैं। मात्राएं कितनी हैं? 10। मात्राएं कितनी हैं? 10। ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है? ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है? वो हमारा अ। ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है? वो हमारा क्या है? अ है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन में आते हैं सिर्फ वही चीज याद करेंगे। अब 11 स्वर मूल, अंग और अह सहित 13। ठीक है, 10 मात्राएं और ए ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्राएं नहीं है। ठीक है, एक फिर आपको याद रखना है री। री संस्कृत से है, जो का त्यों हिंदी में लिया गया है, और री को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। री को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? संयुक्त स्वर कितने हमारे? 4। संयुक्त स्वर हमारे कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। ये 4 हमें संयुक्त स्वर याद रखने हैं। ठीक है, फिर से याद करवा रही हूं। 11 स्वर मूल, अंग और अयोग सहित कितने? 13। ए ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, 10 मात्राएं हैं। ठीक है, री हमारा संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है, जिसे अर्ध स्वर भी बोला जाता है। 4 हमारे संयुक्त स्वर हैं, ए, आई, ओ, औ। बस स्वर में इससे बाहर कहीं नहीं, क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। हमें क्या याद रखना? 11 मूल स्वर, अंग और अह सहित कितने? 13। मात्राएं कितनी? 10। आगे क्या क्या हमने? ऐसा कौन सा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं? अ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं। या फिर ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी लुप्त मात्रा है? तो अ हमारा है जिसकी लुप्त मात्रा है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, फिर 4 हमारे क्या हुए? संयुक्त स्वर हुए। ठीक है, 4 हमारे क्या हुए? संयुक्त स्वर हुए। बस स्वर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, स्वर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ठीक है, हाँ देखिए बेटा आगे क्या है। स्वर हो गए हमारे। अब देखिए व्यंजन की बात करते हैं।
व्यंजन में भी सब बच्चों को इस पे डाउट रहता है, 33 हैं या 35 हैं, है ना। जैसे हमारे स्वर थे ना, 11 हैं या 13 हैं, ऐसे ही सब बच्चों को क्या है 33 और 35 पे डाउट रहता है। तो आपके ऑप्शन में अगर 33 भी हो और 35 भी हो, और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने हैं, तो हमारी हिंदी जो वर्णमाला है उसमें हमारे जो एनसीईआरटी के है उसके अकॉर्डिंग हमारे 33 लिए गए, ठीक है। अड़े और ढे को बाद में जोड़ा गया तो 35 लिए गए हैं, ठीक है। क्या व्यंजन भी हमारे क्या हैं 33 और 35 है, 33 और 35 है, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको 33 बता देती हूँ। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में हमारे क्या चटता है याद करना आपको, ठीक है। एक एक करके बताती हूँ, जैसे क, ख, ग, घ, अड़। इसकी मात्रा जो होती है ना वो साइड में रखना। अड़े की जो मात्रा होती है, सॉरी, जो आपका जो नुक्ता लगा होता है वो क्या होता है साइड में ही होता है, ठीक है। उसके बाद कैवरक हो गया हमारा, उसके बाद आता है चैवरक, चे, छ, जे, झे, ञे, ठीक है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद त, थ, त, थ, द, ध, न, द, थ, द, ध, न, द, थ, द, ध, न, ठीक है। उसके बाद पांचवा हमारा प, फ, ब, भ, भ, म, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है सिर्फ इसमें, ये है हमारे 5 वर्ग। क्या है 5 वर्ग, ठीक है। हर वर्ग का उसका नाम जो है उसके पहले ही वर्ण से है, ठीक है। तो पहला हमारा हुआ क्या क वर्ग, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हुआ च वर्ग, तीसरा हमारा क्या हुआ ट वर्ग, चौथा क्या है त वर्ग, फिर क्या है प वर्ग, ठीक है। तो हमने एक तो क्वेश्चन ऐसे याद रखना है, हमारे स्पर्श व्यंजन में या फिर व्यंजन में कितने वर्ग हैं 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं 5 वर्ग हैं। पांचों वर्गों में कितने वर्ण हैं 5 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं 5 5 वर्ण हैं, ठीक है। और 5 5 वर्णों में जो हमारा जो लास्ट का जो पंचम वर्ण है यण में, वो हमारा कहलाता है नासिका। यण में जो होता है वो हमारा क्या होता है नासिका, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, कितने हैं हमारे 5 वर्ग, कितने 5 वर्ग। पांचों वर्गों में कितने वर्ण 5, कितने वर्ण 5। तो 5 वर्ग और पांचों वर्गों में 5 5 वर्ण, तो कितने हो गए 25। कितने हो गए 25। तो ये 25 हमारे क्या है बेटा स्पर्श व्यंजन। 25 हमारे क्या है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क्या है स्पर्श व्यंजन। उसके बाद देखिए क्या है, अब आपको इसमें से क्या याद रखना है, 25 हमें स्पर्श व्यंजन याद रखने हैं। कई बार स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ ली जाती है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25 हैं। कितने वर्ग हैं 5 वर्ग हैं। कितने वर्ण हैं 5 वर्ण हैं, ठीक है। और पांचों वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं नासिका से। कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं नासिका से, ठीक है। आपको सिर्फ अब इसमें इतनी ही बात याद रखनी है। 5 वर्ग, पांचों वर्गों में 5 5 वर्ण, हर पंचम वर्ण नासिका से उच्चारित होगा। और कितने स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब हम पूरे करते हैं, हमारे 33 जो है ना पूरे करेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए क्या है, उसके बाद हमारे आते हैं उष्म व्यंजन। उष्म नहीं, उससे पहले आते हैं अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये हमारे क्या है, ये र, ल, व, चार हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन में से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस व्यंजन में से प्रश्न पूछे जाते हैं, और संयुक्त व्यंजन में से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये और वह क्या है हमारा, अर्ध व्यंजन। ये और वह क्या हमारा, अर्ध व्यंजन। ठीक है, ये और वह अर्ध व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, रे जो है, रे रे ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। रे लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है इसे, परकंपित व्यंजन भी बोला जाता है इसे, द्वित्व भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो क्या है, अर्ध व्यंजन में हमारे क्या है, ये और वह। अर्ध व्यंजन में क्या है हमारे, ये और वह। लुंठित में क्या है हमारा, र। लुंठित में क्या है हमारा, र। और फिर रह गया हमारा ले। ले को बोला जाता है पार्श्व व्यंजन। ले को क्या बोला जाता है, पार्श्व व्यंजन। ठीक है, फिर से याद करिए, आपको अच्छे से याद करवाती हूँ। जो हमारा अर्ध व्यंजन ये और वह है, इसको अर्ध व्यंजन बोला क्यों गया, इसको अर्ध व्यंजन क्यों बोला गया, क्योंकि जब भी हम बेटा ये और वह का उच्चारण करते हैं, जब भी हम ये और वह का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है ना, मुख से ध्वनि निकलेगी तभी तो हमारे जो वर्ण है वो उच्चारित होंगे। तो जब यह और वह का हम उच्चारण करते हैं, तो इनको बोलने का जो समय है वो स्वरों से ज्यादा और व्यंजनों से कम है, स्वरों से ज्यादा और व्यंजनों से कम है, इसलिए यह और वह को अर्ध व्यंजन बोला गया। ठीक है, ये आप कभी नहीं बोलोगे। अब यह और वह को अर्ध व्यंजन क्यों बोला गया, क्योंकि जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण करने में हमें स्वरों से ज्यादा और व्यंजनों से कम समय लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, र। र क्या हमारा, लुंठित व्यंजन। र को हमने क्या बताया, लुंठित व्यंजन। जब हमारी जिह्वा है, जिह्वा, जब हमारी जिह्वा अगर भाग को, ठीक है, जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा ऊपर के जो तालु भाग है और मूर्धन्य उसको टच करके, मूर्धन्य को टच करके ऐसे ऐसे गोल हो जाती है, और जो हवा है वो अंदर ही गोल हो जाती है। र को आप करके देखो, र को जब आप खुद उच्चारण करके देखो, र का जब उच्चारण करोगे तो जब मूर्धा से ये टच होती है तो हमारी जीवा क्या होती है, बेलन की तरह गोल हो जाती है। क्या हो जाती है, बेलन की तरह गोल हो जाती है। जब ये बेलन की तरह गोल हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लुंठित व्यंजन कहा गया। ठीक है, और इसको एक नाम और दिया गया, परकंपित। क्या नाम दिया गया, परकंपित। तो जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा कपकपाती है ना, पूरा ऐसे करते हैं कि ऐसे लग रहा है कि जिह्वा में क्या है, करंट सा लग गया है ना, कपकपाती है। तो जब ये जिह्वा पर कपकपाती है तो इसको परकंपित नाम में दे दिया गया। ठीक है, जितने भी स्वर व्यंजन है जैसे जैसे उच्चारित हुए तो उनका स्थान वहीं तो रखा गया, फिर जैसे जैसे इसको महसूस किया गया वैसे ही उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो अर्ध व्यंजन हमने कैसे याद किया कि इनको स्वरों से ज्यादा और व्यंजनों से कम समय लगता है, स्वरों से ज्यादा और व्यंजनों से कम समय लगता है, इसीलिए यह और वह क्या हमारे अर्ध व्यंजन है। बार बार रिपीट करूंगी बेटा, बार बार रिपीट करूंगी। जब बार बार रिपीट करेंगे चीजें कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर देखो लुंठित व्यंजन। लुंठित में हमने क्या याद किया कि जब भी हम रे का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा क्या हो जाती है, बेलन की तरह गोल हो जाती है। जीवा क्या हो जाती है, बेलन की तरह गोल हो जाती है। या फिर हमारी जीवा में क्या लगता है, करंट लगता है ना, कपकपाती है बोलते टाइम। तो रे को फिर क्या कहा गया, लुंठित व्यंजन कहा गया। उसके बाद देखो ले, क्या है हमारा, ले। ले को हमारा क्या कहा गया, पार्श्व व्यंजन। ले को क्या बोला गया, पार्श्व व्यंजन बोला गया। तो लय को पार्श्व व्यंजन बोला गया। क्यों बोला गया, तो जब हम लय का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा में जब
दंते की तरफ ये टच होती है हमारी जीवा, तो हवा जो होती है साइड से निकलती है, पास से निकलती है, इसीलिए इसको पार्श्व व्यंजन बोला गया। ठीक है, ये फिर से याद करवा रही हूँ बेटा, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर से ध्यान से सुनो। ये और वे, ये और वे क्या है हमारा अर्ध व्यंजन, ये और वे क्या है अर्ध व्यंजन। ठीक है, उसके बाद रे क्या हमारा लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। ठीक है, उसके बाद पार्श्व, क्या पार्श्व, ले को पार्श्व व्यंजन क्यों बोला गया, क्योंकि जब हम ले का उच्चारण करते हैं हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है वो जिह्वा के पास से निकलती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया पार्श्व व्यंजन बोला गया, इसलिए इसको क्या बोला गया पार्श्व व्यंजन बोला गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, हर हाल में बनेंगे। ठीक है, एक एक नंबर बोला ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो बूंद बूंद से घड़ा हम अब भरना हमने आज से शुरू कर दिया। ठीक है, वो बूंद जो है वो इकट्ठी करनी हमने शुरू कर दी। ठीक है, तो हमने क्या याद किया, हमने ये याद किया व्यंजन की बात चल रही थी, 33 व्यंजन हम कर रहे थे, तो हमने 25 तो स्पर्श व्यंजन कर लिए, 25 हमने क्या कर लिए स्पर्श व्यंजन कर लिए। उसके बाद 4 हमने क्या किए, 4 हमने किए क्या अंतस्थ व्यंजन, 4 हमने किए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन सारे हमें याद हो गए, ये और वे अर्ध, रे लुंठित और ले क्या है पार्श्व। अब हमारा लास्ट का इसमें रह गया क्या ऊष्म व्यंजन, क्या ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में देखिए क्या होगा, हमारे तीनों से आएंगे। ठीक है, और हाँ, ये हमारे क्या कहलाएंगे ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग खुद महसूस करना, जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना तो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि जो होती है वो गर्म होती है। आप खुद हथेली ऐसे रख के और श श श श तीनों का उच्चारण करके देखो, चारों का है का भी, सारे चारों में क्या होगा आपकी गर्म हवा निकलेगी, और वो गर्म हवा का मतलब क्या है ऊष्मा। तो जब हम इनको बोलते हैं तो इसको क्या होती है गर्मी की जरूरत होती है। ठीक है, तो गर्मी की जरूरत होती है, तो ये मुख से निकलने वाली गर्म हवा महसूस की गई, तभी इसका ऊष्म व्यंजन इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे क्या अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे क्या ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो देखो 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 हमारे व्यंजन हो गए। ठीक है, 33 हमारे क्या हो गए व्यंजन हो गए। उसके बाद देखो दो, हम 35 कर रहे थे ना, दो और हमारे क्या है ड़ और ढ को बाद में जोड़ा गया, ड़ और ढ को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इनको गौण व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, और उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है, गौण व्यंजन भी बोला जाता है और उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। देखो जिह्वा जो है झट से नीचे आ जाती है, इसको ताड़ित व्यंजन भी बोला जाता है कि ताड़ना ढ, कंठ पे बहुत दबाव पड़ के जीवा एकदम झट से नीचे आ रही है। ठीक है, तो इसी के गौण व्यंजन के सहित हमारे क्या हुए थे 35 क्या हुए थे हमारे 35 क्या हुए थे व्यंजन हुए थे। ठीक है, आज करते हैं यहीं तक। संयुक्त व्यंजन हम नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे, और एक बार जितना भी हमने पढ़ लिया वो सारा फिर से याद करवाऊंगी आपको, अभी भी करवाऊंगी और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, और जो भी टॉपिक होगा और जो टॉपिक हम कर चुके हैं फिर से 5 मिनट हम हर टॉपिक में लेंगे, पीछे जो करवा दिया वो याद करने के लिए। जब हम डेली बार बार इन चीज़ों का उच्चारण करेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी मैं जल्दी से याद होंगी। ठीक है, एक बार फिर से 2 मिनट लूंगी आपकी, फिर से मैं रिवाइज करवाती हूँ इन सबको, फिर से देखिए। नेक्स्ट कर लेते हैं ना, देखिए हमने 11 क्या किए स्वर किए, अयोग व सहित हमने कितने किए 13 किए। ठीक है, उसके बाद ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं है अ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन क्या था हमारा कितनी मात्राएं हैं टोटल 10। ठीक है, ऐसा कौन सा स्वर है जो जो कहते हो संस्कृत से हिंदी में आया है री। ठीक है, री को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। फिर 4 हमारे क्या थे संयुक्त स्वर, 4 हमारे क्या थे संयुक्त स्वर ए आई ओ और औ।
ठीक है, बस आपको यहीं तक याद रखना। आपके आपके पेपर के मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें, बस जो जो आपसे पूछी जाएंगी वही करेंगे, फालतू चीजें मैं आप लोगों को याद नहीं करवाऊंगी। 11 स्वर अयोग व सहित 13, ए की कोई मात्रा नहीं है। 10 हमारे क्या हैं, 10 हमारी मात्राएं हैं। 4 हमारे क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। 4 हमारे क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या था हमारा, 33 और 35 था ना, 33 और 35 था। 25 हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन। 25 हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद 4 हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन, और 4 हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। उसके बाद 25 में जो आ रहे हैं वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग हैं। कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं, तो 5 5 25 हो गए, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में ये रह ये और वह क्या थे हमारे, अर्ध व्यंजन। ये और वह क्या थे, अर्ध व्यंजन थे। रे को क्या बोला गया, लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित। फिर हमारे लय को क्या बोला गया, पार्श्व व्यंजन। लय को क्या बोला गया, पार्श्व व्यंजन, ठीक है। हो गए चारों। और जो हमारे तीनों से और है ये हमारे क्या कहलाए, ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इनको बोलने में किसकी ऊष्मा की जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये है बेटा, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आपको क्वेश्चन इतने ही याद रखने हैं इनमें से, ठीक है। एक आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, कचटता पर, ये सीक्वेंस में याद होने चाहिए। ये सीक्वेंस में याद होंगे तो आप व्यंजन संधि अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बताना बेटा। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी अगली क्लास में।